ABS Digital. ठीक, so as we all know कि we are discussing the question series on the topic soil mechanics. Soil mechanics में we are discussing some questions which are important for JEE perspective. In all the junior engineering exams कुछ ऐसे questions होंगे जो आपके इस subject से JEE exams में पूछे जाने के chances रहते हैं, चाहे आप किसी भी JEE exam में appear करें. ठीक है, some of the topics we have already discussed, कुछ topics हम already discuss कर चुके हैं like properties of soil, classifications, effective stress. ठीक है, now in the same way यहाँ पे कुछ topics मैं आपसे discuss कर रहा हूँ, कुछ problems on the topic permeability and seepage. ठीक, तो इसी पे अपना जो ये डिस्कशन है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अभी यहाँ पे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन है आपके पास उस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन देखो, रीड करते हैं क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम इन हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायरेक्शन आर 4 into 10 to the power minus 7 meter per second and 1 into 10 to the power minus 7 meter per second respectively. Now the equivalent coefficient of permeability for this medium in meter per second, this is the question. ये क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है. ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है कि कोई बेसिकली आपको परमेबिलिटी की वैल्यूज दे रखी हैं इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. एक डायरेक्शन है आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक है आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, सो मैं इसको सॉल्व करता हूं. देखो कैसे करना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा. बेसिकली हमें परमेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपके पास परमेबिलिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, kx से. kx इज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 4 into 10 to the power minus 7 मीटर पर सेकेंड. इन द सेम वे हमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी परमेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है. वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल. क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, ky हम उसको बोल देते हैं. सो ky की वैल्यू आपको दे रखी है 1 into 10 to the power minus 7 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक, अब हमारे से पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. देखो अगर मैं बताऊं यहां पे, अगर सपोज करो कि सपोज आपके पास कोई एक ऐसा मीडियम है, कोई आपके पास ऐसा मीडियम है जो कि आइसोट्रोपिक है. सपोज अगर आपके पास आइसोट्रोपिक मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या होता है कि आपका किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे, सपोज मैंने ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज रहेंगी मीडियम की वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, चाहे मैं कोई भी डायरेक्शन कंसिडर करूं, चाहे मैं कोई भी डायरेक्शन कंसिडर करूं. द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन ऑल द डायरेक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल रिमेन्स सेम. ये मतलब होता है आइसोट्रोपिक मीडियम का. अब बात करें, एक होता है इसका अपोजिट क्या, एनिसोट्रोपिक. एनिसोट्रोपिक मीडियम, एनिसोट्रोपिक मीडियम का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज होंगी सॉइल की सेम पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगी. आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज सेम पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम रहेंगी. एनाइसोट्रोपिक अलग अलग डायरेक्शन में सेम पॉइंट पे प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी. ठीक, तो यहां पे आपको यही बात की गई है कि जैसे अगर मान लो यहां पे अगर हम बात करें, कौन सी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी की, सॉइल की. हम बात कर रहे हैं परमेबिलिटी की. परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सो अगर आपके पास आइसोट्रोपिक मीडियम होता तो ये जो परमेबिलिटी थी सॉइल की वो हर डायरेक्शन में क्या रहती, सेम रहती. किसी भी डायरेक्शन में चाहे मैं उसको कंसिडर कर लेता. सिंस आपको यहाँ पे अलग अलग परमेबिलिटीज दे रखी हैं अलग अलग डायरेक्शन में, सिंस आपको यहाँ पे अलग अलग परमेबिलिटीज दे रखी हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये मीडियम जो है वो आइसोट्रोपिक तो नहीं है. सिंस आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग परमेबिलिटीज दे रखी हैं, इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये जो मीडियम दिया हुआ है जिसके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, वो आइसोट्रोपिक नहीं है, वो एनाइसोट्रोपिक है. ठीक है, वो एनाइसोट्रोपिक है क्योंकि इसमें हर एक डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या दी हैं, परमेबिलिटी अलग अलग दी हैं. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर आपके पास एनाइसोट्रोपिक मीडियम है जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग दे रखे हैं, तो इसके लिए अगर आपको इन दोनों का इफेक्ट कंसीडर करके एक इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करोगे. हाउ विल यू कैलकुलेट अ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कंसीडरिंग दीस टू वैल्यूज.
इन दोनों वैल्यू का एक इक्विवेलेंट इफेक्ट अगर मैं पूछूं, नेट इफेक्ट अगर हम बोले बेसिकली, ठीक है, इन दोनों परमेबिलिटी वैल्यूज की अगर आपको एक इक्विवेलेंट वैल्यू कंसीडर करके बतानी हो तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो देखो सिंपल है, अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं इस तरह से, ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके पास अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं परमेबिलिटी और आपसे इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो कैसे बताओगे, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का। के इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई, अंडर रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई, दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। बट ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका कब वैलिड रहेगा, टू डायमेंशनल मीडियम के लिए। जब मीडियम कैसा है, टू डायमेंशनल है, बेसिकली दो डायरेक्शंस की बात हो रही है। यहाँ पे देखो के एक्स एंड के वाई दो ही डायरेक्शन की तो बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, स्क्वायर रूट यूज कर लिया। अगर सपोज करो आपका जो मीडियम है, अगर बाई चांस मीडियम थ्री डायमेंशन होता, अगर सपोज थ्री डायमेंशन होता, आपको यहाँ पे के एक्स के वाई के साथ साथ के जेड भी अगर दिया होता, तो उस केस में आप के इक्विवेलेंट कैसे पता करते, उस केस में के इक्विवेलेंट पता करने के लिए आपके पास तरीका रहता क्या, के एक्स के वाई के जेड का क्यूब रूट, ठीक है, ये क्या रहेगा आपके पास, दिस विल बी अवर क्यूब रूट। ये आपके पास यहाँ पे क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्या रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, दिस विल बी क्यूब रूट, ये क्या रहेगा, बेसिकली क्यूब रूट रहेगा, ठीक है। कब होगा क्यूब रूट, अगर आपको मीडियम थ्री डायमेंशनल दे रखा है, तो ये स्क्वायर रूट लगाओगे टू के केस में, ये क्यूब रूट लगाओगे किसके केस में, 3D के केस में। तो यहाँ पे अब आपको इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी ऐसे पता की जाती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस, ठीक है। सो अब वैल्यू पता करते हैं इसकी, कि इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई, के एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -7, दिस इज द वैल्यू। नाउ यहां से के इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -7 यहां से कॉमन आ जाएगा। नाउ 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी फाइनली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके पास इस क्वेश्चन का बेसिकली फाइनली आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर फॉर्मूला पता है तो उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई इतना बड़ा डील नहीं था सॉल्व करने के लिए, ठीक। सो 2D में ऐसे निकालेंगे इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है 3D के केस में, ठीक। पूरा प्रॉपर्टीज हमें इसकी समझ में आई। अगर आइसोट्रोपिक होता तो फिर तो हर डायरेक्शन में सेम रहती, सिंस द मीडियम इज अनआइसोट्रोपिक, तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, अलग अलग है, एक्स डायरेक्शन में अलग है, वाई डायरेक्शन में अलग है, उसके हिसाब से कैसे इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पता करोगे, उसके लिए यहाँ पे आपने सॉल्यूशन देख लिया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। इन द सेम वे अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, दिस इज द आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब इन द सेम वे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, इसे रब कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में रीड करता हूं, द नंबर ऑफ द फ्लो चैनल्स and head drops is 4 and 12 respectively. The number of flow channels and head drop is 4 and 12 respectively. If the difference of the upstream and the downstream water level is 3 meter, what is the discharge per meter width of a sheet pile wall if k की वैल्यू is k is equals to 0.1 meter per second, k is equals to 0.1 meter per second. So discharge per meter width of the sheet pile wall आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ डाटा नोट डाउन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल आपको दिया है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल आपको दे रखा है कितना, NF से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आई विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लो चैनल बाय NF, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4 दिया हुआ है। नंबर ऑफ हेड ड्रॉप इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ND से, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 12 दे रखी है। नाउ हमें
द डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल, पहले परमेबिलिटी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, के की वैल्यू, उसको लिख लेता हूं मैं, कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी 0.1 मीटर पर सेकंड। नाउ आपको नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि द डिफरेंस ऑफ द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 3 मीटर। तो बेसिकली आपको एच की, हेड लॉस की भी वैल्यू दे रखी है, हेड लॉस की भी वैल्यू दे रखी है, कितना 3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हेड लॉस। सो इसमें पूछा क्या गया है कि डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ द शीट पाइल वॉल, ये आपसे बेसिकली डिस्चार्ज पूछा जा रहा है। यू आर बीइंग आस्क्ड द डिस्चार्ज आपसे पूछा जा रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार ये कॉन्सेप्ट बताएंगे तो इसे बहुत इजीली फिर आप सॉल्व कर लोगे। होता क्या है कि जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये बेसिकली क्वेश्चन रिलेटेड है आपका किससे, फ्लोनेट से। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द फ्लोनेट, ठीक है। फ्लोनेट के साथ ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। नाउ फ्लोनेट अब क्या है, वैसे तो हमने उसको एक्चुअली में अच्छे से थियोरेटिकल लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड द फ्लोनेट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लोनेट इन द थियोरेटिकल लेक्चर्स। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फ्लोनेट के बारे में दोबारा आइडिया दे देता हूँ कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लोनेट की, क्या होता है फ्लोनेट। अगर वो चीजें आपको पता लग जाएंगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो अब अगर यहाँ पे हम बात करें फ्लोनेट के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा फ्लोनेट के बारे में। देखो फ्लोनेट क्या होता है, बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लोनेट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस के बीच में, इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में एंड फ्लो लाइंस के बीच में। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड इस फ्लो लाइंस। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसके बीच में, इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लोनेट की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, आई थिंक इसके बारे में आप एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो बहुत अच्छे से डिटेलिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज है वो आपको मैं बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखो फ्लोनेट, पहली बात तो पॉइंट क्लियर हुआ, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखते हैं हम। देखो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड flow lines are orthogonal to each other. The equipotential lines and flow lines are orthogonal to each other. Orthogonal मतलब they will intersect each other at an angle of 90 degree. This is a very very important point. ठीक है, तो मैं इसको नोट डाउन करता हूं। क्या पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस आर कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब ये एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, इस तरह से सपोज आपके पास ये डायग्राम मैं बनाता हूं, देखो जैसे ये है, समथिंग लाइक दिस। यहां पे ये जो मैंने बना रखा है, ये जो मैं वर्टिकल लाइंस यहां पे बनाकर दिखा रखी हैं, ये क्या है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल लाइंस। ये है आपके पास क्या, इक्विपोटेंशियल लाइंस, दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पर बना रखी हैं, ये सब क्या है आपके पास, फ्लो लाइंस हैं। दीज आर द फ्लो लाइंस, इन्हीं को स्ट्रीम लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, फ्लो लाइंस, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टी कह रही है कि हमें ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं ये बताऊंगा आपको, तो ये कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमें यहां से समझना है। अब देखो इक्विपोटेंशियल लाइन, नाम में लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल, क्या मतलब होता है इक्विपोटेंशियल लाइन का, इक्विपोटेंशियल मिलके बना है किससे, इक्वल पोटेंशियल से मिलके आपका ये वर्ड बना हुआ है। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल potential, equal potential मतलब equal energy. So equipotential line is that line which has been formed by joining all the points which has the same energy level. equipotential line आपकी वो लाइन होती है जिसको आपने उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है जिन पे एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, इक्विपोटेंशियल लाइन। सो इक्विपोटेंशियल लाइन के मैं अगर किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, तो हर पॉइंट पर जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्विपोटेंशियल लाइन का ये मतलब होता है। फ्लो लाइंस, स्ट्रीम लाइन जिनको हम बोल रहे हैं, फ्लो लाइंस क्या होती हैं, दे आर
बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये लाइंस जो है फ्लो लाइंस या फिर स्ट्रीम लाइन जिनको आप बोल रहे हो, ये सॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। तो ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो जो है वो इस तरह से हो रहा है इस डायरेक्शन में। एंड दिस इज अ इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन मैंने बता दिया क्या होता है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये फ्लो लाइंस हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पॉइंट क्लियर हुआ बिल्कुल। नाउ अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट हमें यहां से क्लियर हुआ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड ये फ्लो लाइंस के बीच में। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर इसकी बात करें तो सेकंड पॉइंट पे अगर हम क्या कर सकते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है यहाँ पे क्या, फ्लो फील्ड। देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो फील्ड? Flow field is basically the area. Flow field is the area between the two equipotential lines and two flow lines. Flow field is the area which is bounded between the two equipotential lines and two flow lines. दो equipotential line and दो flow lines के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, फ्लो फील्ड कहलाता है। तो अगर मैं इसमें बात करूंगा इस डायग्राम में, तो लेट अस सपोज ये आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है। ये दो फ्लो लाइंस हैं आपके पास, तो दो इक्विपोटेंशियल एंड दो फ्लो लाइंस के बीच में आपका ये वाला एरिया ही तो कंसीडर हो रहा है, दिस एरिया, यही तो एरिया कंसीडर हो रहा है आपका इनके बीच में। सो ये जो यहां पर है ये क्या है, दिस इज ए फ्लो फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। सो फ्लो फील्ड क्या होगा, इट इज द एरिया बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड द टू फ्लो लाइंस। तो ये क्या है आपका एक फ्लो फील्ड, मैंने यहां पे बनाकर दिखा रखा। इन द सिमिलर वे ये जो है यहाँ पे ये भी क्या है, एक फ्लो फील्ड है, दिस इज ऑल्सो अ फ्लो फील्ड। इस तरह से नंबर ऑफ फ्लो फील्ड्स आर पॉसिबल हियर, नंबर ऑफ फ्लो फील्ड आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब इसकी शेप मैटर करती है फ्लो फील्ड की। अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपके पास मान लो कोई आइसोट्रोपिक मीडियम है, सपोज यू हैव आइसोट्रोपिक मीडियम। सो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या होता है, द शेप ऑफ दिस फ्लो फील्ड, इस फ्लो फील्ड की शेप रहती है क्या, स्क्वायर। आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए इस फ्लो फील्ड की शेप रहती है कैसी, स्क्वायर शेप रहती है। नाउ अगर हमारे पास सपोज कोई नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है या फिर मान लो अनिसोट्रोपिक मीडियम है, तो उसके लिए इस फ्लो फील्ड की शेप रहती है कैसा, रेक्टेंगुलर शेप रहती है। शेप विल बी रेक्टेंगुलर। दिस पॉइंट वी शुड कीप इन अवर माइंड, ये पॉइंट हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आइसोट्रोपिक के लिए स्क्वायर शेप रहेगी फ्लो फील्ड की, एनाइसोट्रोपिक के लिए रेक्टेंगुलर शेप रहेगी फ्लो फील्ड की, ठीक है। इतना हमें यहां से क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब एक और बात करते हैं इसमें किसके बारे में, फ्लो चैनल के बारे में। एक और टर्म होता है क्या, फ्लो चैनल। नेक्स्ट अब बात करेंगे यहां पे किसके बारे में, फ्लो चैनल के बारे में बात करेंगे। फ्लो चैनल क्या होता है, फ्लो चैनल देखो, फ्लो चैनल इज द एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइंस। दो फ्लो लाइंस के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, फ्लो चैनल कहलाता है। वेरी सिंपल पॉइंट, द एरिया बिटवीन द टू फ्लो लाइंस या फिर स्ट्रीम लाइंस इज कॉल्ड एज अ फ्लो चैनल। तो मैं अगर यहां पे बात करूं, ये दो आपके पास फ्लो लाइंस हैं, इन दो फ्लो लाइंस के बीच में आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है। इन द सिमिलर वे यहां पर भी दो फ्लो लाइंस हैं, इनके बीच में आपके पास ये एरिया आ रहा है, तो ये पूरा एक फ्लो चैनल है। दिस इज ऑल्सो ए फ्लो चैनल, ये भी एक फ्लो चैनल है, ये भी क्या है, पूरा का पूरा एक फ्लो चैनल है। ये पूरा जो यहाँ पे दो फ्लो लाइंस के बीच का जो पूरा का पूरा एरिया है वो क्या है, एक फ्लो चैनल है। दिस इज ऑल्सो अ फ्लो चैनल, ठीक है। तो फ्लो चैनल क्लियर हुआ, द एरिया बिटवीन द टू फ्लो लाइंस इज कॉल्ड एज अ फ्लो चैनल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल विल बी व्हाट, सेम। डिस्चार्ज जो रहेगा हर एक फ्लो चैनल में से क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल विल बी सेम। मैं ये बेसिकली थ्योरी का डिस्कशन है जो हम थ्योरेटिकल लेक्चर में कर सकते हैं, पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट मैक्सिमम बता देता हूं कि फ्लोनेट की हेल्प से आप डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसी डैम के बेस में जो सॉइल है, किसी सॉइल में से कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, उस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप फ्लोनेट का यूज कर सकते हो। किसी सॉइल में से कितना सीपेट डिस्चार्ज एक्चुअली पास हो रहा है, टू नो दिस पर्टिकुलर वैल्यू यू कैन मेक द यूज ऑफ फ्लोनेट एज वेल, ठीक है। फ्लोनेट का आप यूज कर सकते हो। तो जो डिस्चार्ज रहता है हर एक फ्लो चैनल में से वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि अगर सपोज यहां से टोटल इस तरह से क्यू डिस्चार्ज अगर आ रहा था, सपोज इस तरह से टोटल क्यू डिस्चार्ज अगर फ्लो हो रहा था, तो इस क्यू में से डेल्टा क्यू डिस्चार्ज इधर पहुंच जाएगा इसमें, और डेल्टा क्यू डिस्चार्ज इस फ्लो चैनल में पहुंच जाएगा।
डेल्टा क्यू डिस्चार्ज इस फ्लो चैनल में चला गया, डेल्टा क्यू डिस्चार्ज इस फ्लो चैनल में चला गया। सो जो टोटल डिस्चार्ज होगा क्यू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फ्लो चैनल इनटू डेल्टा क्यू, नंबर ऑफ फ्लो चैनल इनटू डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि इसकी हेल्प से आप डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक और अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो अभी आपने डिस्कस करी है, जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो फ्लो चैनल समझ में आया क्या होता है फ्लो चैनल? तो फ्लो चैनल हमें यहां से समझ में आया क्या होता है फ्लो चैनल। नाउ एक और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक और होता है, जैसे नंबर ऑफ फ्लो चैनल, मतलब कितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल है यहाँ पे। एक फ्लो चैनल ये है पूरा, दूसरा फ्लो चैनल यहाँ पर ये है पूरा। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक फ्लो चैनल आपके पास ये बन जाएगा पूरा। एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, एक और फ्लो चैनल आ जाएगा। सो ये पूरा का पूरा एक फ्लो चैनल है। सो फ्लो चैनल टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू, यानी कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इनटू डेल्टा क्यू। एनएफ इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल। आई थिंक नंबर ऑफ फ्लो चैनल में से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक फ्लो चैनल, सेकंड फ्लो चैनल, थर्ड फ्लो चैनल, एक और लाइन ड्रॉ करूंगा तो फोर्थ फ्लो चैनल भी आ जाएगा। ठीक इस तरह से कितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं। एक और होता है आपके पास नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, जिसको बेसिकली आप नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स भी बोल रहे हो। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स या फिर नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स। एक और पॉइंट होता है आपके पास, फोर्थ वन है बेसिकली नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स या फिर नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स, हम उसे यहां पर बोल रहे हैं नंबर ऑफ हेड ड्रॉप। देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है, पहली बात तो कि जो हेड लॉस होता है, हेड लॉस मतलब एनर्जी लॉस, हेड का मतलब होता है एनर्जी। द हेड लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये जो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, जैसे एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, इन दोनों इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो हेड लॉस रहेगा वो सेम रहेगा। द हेड लॉस बिटवीन दीज टू इक्विपोटेंशियल लाइंस विल बी सेम। जैसे कि मैं सपोज आपसे कहूं, सपोज यहां पे H एनर्जी है पानी के पास में, जब वो यहां पर है इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे, यहां पे एनर्जी कितनी है, H है। लेट अस सपोज यहां तक मूव करते हुए उसकी एनर्जी रह गई कितनी, H1 रह गई। H1 इज लेस देन H, H1 इज लेस देन H। तो ये जो H से H1 का जो लॉस हुआ है उसको आप बोल रहे हो क्या, डेल्टा स्मॉल h, डेल्टा स्मॉल h। यानी कि H1 और H से H1 के बीच में जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा H हुआ है। तो ये जो हेड लॉस रहेगा, दिस इज द हेड लॉस, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहां पे एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, समथिंग लाइक दिस, तो यहां से इस वाले लाइन से यहां तक आते आते, ये जो सेकंड लाइन है इससे यहां तक आते आते, लेट अस सपोज अब यहां पे कितना रह गया, H2 एनर्जी रह गई। यहां पे कितनी एनर्जी रह गई, H2 एनर्जी रह गई। तो H1 से H2 तक आते आते जो हेड का लॉस होगा, यहां से यहां तक भी आते आते हेड का लॉस होगा, जो हेड का लॉस रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज डेल्टा H, डेल्टा H ही रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की द हेड लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस इज ऑलवेज सेम। यानी कि ये दो इक्विपोटेंशियल लाइन है, इनके बीच में हेड लॉस ये जो होगा डेल्टा H, वही यहां पर भी रहेगा डेल्टा H। चाहे मैं और आगे इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इनके बीच में होगा जो, वो भी डेल्टा H ही रहेगा। यानी कि कितनी भी हेड लॉस होंगे, जहां जहां पर भी हेड लॉस होंगे इन दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में, एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ द हेड लॉस विल बी व्हाट, डेल्टा H। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द हेड लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस इज ऑलवेज सेम। जैसे यहां पर डेल्टा H है, यहां पर भी डेल्टा H ही रहेगा, इससे आगे भी डेल्टा H ही रहेगा, उससे आगे जाओगे वहां पर भी डेल्टा H ही रहेगा। बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन इट विल ऑलवेज बी सेम, डेल्टा H, हर जगह पर डेल्टा H ही होगा। ठीक है, ये हमें यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ में आया था। तो यहां से ये पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स या फिर नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ND से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ND से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब NDA क्या होता है, बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1 होता है क्या, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। दोनों चीजों में फर्क है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एक अलग चीज है एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एक अलग चीज है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एक अलग चीज है। यहां पे मैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1 होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे, ये बताता क्या है एक्चुअली में नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ये आपको बताता है कि एक्चुअली में कितना बार हेड का लॉस हुआ है, कि एक्चुअली में कितना बार हेड का लॉस हुआ है। जैसे अगर मैं यहां से यहां तक के बारे में बात करूंगा, यहां से यहां तक के बारे में अगर मैं टोटल बात करूं, तो हेड का लॉस
एक बार यहाँ पे हुआ इस वाले पोर्शन में, दूसरी बार हेड का लॉस कहां पर हुआ, यहाँ पे हुआ इस वाले पोर्शन में। तो टोटल कितनी बार हेड का लॉस हुआ है, टोटल एक बार ये और दूसरी बार ये, यानी कि टोटल 2 बार हेड का लॉस हुआ है। तो ये जो 2 बार हेड का लॉस हुआ है यही क्या है आपका नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है। दिस 2 इज द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ये जो 2 मैंने लिखा है ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। और ये किसके बराबर आ रहा है 2 निकल के देखो, एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये, दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन ये, तीसरी इक्विपोटेंशियल लाइन ये, यानी कि 3 - 1 अगर आप करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और वही क्या है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है। तो मैंने बताया नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस -1। लाइंस -1 करोगे तब जाके नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा कि कितनी बार हेड का लॉस हुआ है। ठीक है, सो एनडी कितना दे रखा है, एनडी हमें समझ में आया क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस -1 के बराबर होगा। ठीक, उसमें डायग्राम में भी हमें समझ में आ रहा है कितनी बार हेड का लॉस हुआ, एक बार इस पोर्शन में, दूसरी बार यहाँ पे। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1 2 3 तीन इक्विपोटेंशियल लाइंस -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ये यहां से हमें क्लियर हुआ। सो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज हमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है फ्लोनेट के बारे में। ठीक, अब हम क्या करते हैं कुछ और इसमें जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर आते हैं। सो ये हमें पूरा यहां से इतना प्रोसेस समझ में आया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। अब मैंने बताया कि फ्लोनेट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज की भी वैल्यू। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज जो कि किसी सॉइल में से पास हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोनेट। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। क्या फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पे, जस्ट मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर दिखा रहा हूं कि क्या फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू K इंटू H इंटू NF अपॉन ND। ये फॉर्मूला होता है K इंटू H इंटू NF अपॉन ND। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी जो यूनिट्स आएंगी बेसिकली वो रहेगी मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, यानी कि आप 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम में से कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। पूरे लेंथ ऑफ डैम को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम में से कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है सिर्फ उसको कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो पर मीटर मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो K इंटू H इंटू NF अपॉन ND। K परमेबिलिटी है, इसके लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, डेरिवेशन के साथ हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। K इज द परमेबिलिटी, H इज द हेड लॉस। H क्या होगा, हेड लॉस होगा, H इज द हेड लॉस। NF इज द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, देख लिया हमने क्या होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। ND इज द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स या फिर नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स, वो भी हमने देख लिया क्या होता है। सो ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, इसके बेसिस पे सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है जस्ट। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर बहुत इजीली निकल के आएगा, सारा डाटा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। सो ND नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, NF इज द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड H इज द टोटल हेड लॉस। H इज द टोटल हेड लॉस, कितना टोटल हेड लॉस हुआ है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में क्या 3। K की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड, नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स आपको दे रखा है 12, नंबर ऑफ फ्लो चैनल हमें दे रखा है कितना 3। डिस्चार्ज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सो देखो कैलकुलेट करके। ठीक, जस्ट इसको मिटाता हूं मैं, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। अब ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी, ये हमें नोट डाउन भी करनी थी और याद भी होनी चाहिए। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें है हमारे पास क्या K इंटू H। K कितना है, परमेबिलिटी हमारे पास है 0.1 इंटू H कितना है, हेड लॉस, H इज व्हाट 3 दे रखा है इन्होंने, इंटू NF नंबर ऑफ फ्लो चैनल इज 4 अपॉन ND नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स या फिर नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स इज व्हाट 12। ठीक है, तो यहां से ये अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये 4 3 12, ये कैंसिल आउट हो रहा है, बच के आ रहा है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ ऑफ डैम इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ रही है डिस्चार्ज की, तो ये वैल्यू आपके पास होगी आ रही है कैलकुलेट डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला था। NF का मतलब क्या था, ND का मतलब क्या था, ये यहां से इसके मैंने फ्लोनेट के हेल्प से आपको समझ क्लियर कर दिया है। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास Q का, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एंड रिमेंबर ये नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है और ये नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स है। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा है इसके हिसाब से जो करेक्ट बैठेगा यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A,
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो इतना हमारा ये जो है बेसिकली आपने कुछ दो अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन किया है। दोनों में आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। पुराने वाले में भी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ अगर इस तरह से डिस्चार्ज कैलकुलेट करना हो सी पे डिस्चार्ज, तो फ्लो चैनल, ये जो आपके पास फ्लो नेट होता है उसके हेल्प से भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। हर एक टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। फ्लो नेट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपने डिस्कस करी है। अब और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपने फर्दर लेक्चर्स में। इंपॉर्टेंट जो अभी होंगे आपके वो भी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। कोई भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है रिलेटेड टू क्वेश्चन, ठीक है, कोई किसी तरह का डाउट रिलेटेड टू थ्योरी, रिलेटेड टू असाइनमेंट, व्हाटएवर, किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, जस्ट कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, ऑल द सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, किसी भी तरह का डाउट हो, आपका हर तरह का क्वेरी जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। जस्ट कमेंट करिए, ठीक है। सो बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में आपके लिए इसी तरह का क्वेश्चन सेशन डिस्कस किया जा रहा है। सो उन सब लेक्चर्स को भी देखो, अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां से देखने को मिलेंगे, हमें काफी हद तक क्लैरिटी आएगी। रिवीजन भी बहुत अच्छा तरीका है ये करने का क्वेश्चंस की हेल्प से, अगर हम रिवीजन करते हैं तो, ठीक है। पूरी थ्योरी पढ़ने से बेहतर होता है कि इस तरह से क्वेश्चंस की हेल्प से अगर रिवीजन करें, ठीक। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।